हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नेक्स्ट लेक्चर 7th लेक्चर करने जा रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, हमने कैलकुलेट ऑफ द एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फ्रॉम वेव फंक्शन। हमने तरंग फलन की सहायता से आणविक कक्षकों की ऊर्जा की गणना की बात कर रहे थे। हम काफी इक्वेशंस उसमें कर चुके थे, सिंप्लीफाई कर चुके थे उसको। आज उसको और सिंप्लीफाई करते हैं। बच्चों एक बात तो मैं और बता दूं, जो बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं, नॉर्मल बच्चे बीएससी थर्ड ईयर, इनके एग्जाम का सिनेरियो आ चुका है। ये हमने यहां आज का लेक्चर जो था ना, अपना प्रीवियस लेक्चर हमने यहां खत्म किया था 8 नंबर इक्वेशन के अंदर। सारे बच्चे आ जाएं फटाफट क्लास के अंदर। बच्चों एक बात तो मैं और बता दूं, जिसने प्रीवियस लेक्चर लगाया यानी इससे पहले वाला लेक्चर जिसने अटेंड किया उसी को ये लेक्चर समझ में आएगा, बाकियों को समझ में नहीं आएगा। बच्चों को एक बात तुम्हें और बता दूं कि आपका जो एग्जाम का जो सिनेरियो बनता है, वो आपका एग्जाम का सिनेरियो बनता है जून के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 15 मई के बाद एग्जाम लेने के लिए बोला है यूनिवर्सिटी को, लेकिन अभी तक आपके फॉर्म नहीं आए हैं। उस हिसाब से अगर आइडिया लगाए तो जून के आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और दूसरी बात एक और बता दूं, सबसे अच्छी बात आपके लिए यह है कि आपके पैटर्न में बदलाव किया गया है। पैटर्न में बदलाव क्या किया है, 2 घंटे का पेपर होगा। 2 घंटे का पेपर मतलब यह है कि आपको 60% पेपर ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और 60% पेपर अटेम्प्ट करने का बहुत बढ़िया लॉजिक है। इसके लिए मैं तुम्हें अलग से वीडियो बनाऊंगा कि तुम कैसे प्लानिंग करो, कैसे तुम रणनीति बनाओ, है ना। तो उसके कि तुम कितने यूनिट तैयार करो कि तुम्हारा काम बन जाए। और क्या हम 5 साल वाले पेपर करें या ना करें वो भी तुम्हें बताऊंगा। तो बच्चों सिंपल सी बात ये है कि तुमने 60% सिलेबस ही कवर करना है, इससे तुम्हारा काम बन जाएगा। यानी तुम्हें 3 यूनिटें पूरी करनी है ईमानदारी से, एक एक चीज छोड़नी नहीं है। 3 यूनिटें करते ही तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया होने वाला है। बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेपर आपका अटेम्प्ट हो जाएगा। एक बात तुम्हें और बता दूं बच्चों, तो आपका एग्जाम जून में होगा और अप्रैल के लास्ट में या अप्रैल के मिड अप्रैल के अंदर, अप्रैल के लास्ट में आपके प्रैक्टिकल की पॉसिबिलिटी बनती है, फाइनल प्रैक्टिकल की पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज हैं। क्या हो सकता है कि इससे लेट भी हो सकता है, जल्दी होने की संभावना बहुत कम है ना एग्जाम की। और एक बात मैं और बता दूं बच्चों कि आपके एग्जाम में छुट्टियां बहुत कम होंगी, हॉलीडेज नहीं मिलेंगे आपको, बहुत मैन्योर मतलब मिलेंगे ही नहीं। ये मान लो कि एक आध छुट्टी होगी तो उसका कोई महत्व नहीं होता, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये कि आप तैयारी इस हिसाब से करो, 3 यूनिटें पक्की कर लो कि आप का काम बन जाए। अब मैं कैसे तैयारी करनी है उसके लिए वीडियो लेक्चर में अलग से बनाऊंगा। ये बात थी नॉर्मल बीएससी थर्ड ईयर के लिए। अब आती है बात बीएससी बीए थर्ड ईयर के लिए। बीएससी बीए थर्ड ईयर आपका पेपर तो जुलाई के बाद होगा, यानी अगस्त में मान लो। अभी तो आपकी टीपी भी होनी है, तो आपका तो आप टेंशन मतलब आपको बहुत टाइम पड़ा है, इनके पास टाइम इतना ही पड़ा है। तो आपका तो जुलाई के बाद सिनेरियो बनेगा एग्जाम का, क्योंकि अभी तक तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं आए हैं। अभी तक तो बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे गए हैं, फिर बीएससी थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाले हैं, उसके बाद एमएससी के आएंगे, इसके बाद एग्जाम बीएससी फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, एमएससी फाइनल के, उसके बाद बीकॉम बीए, सारे एग्जाम होने के बाद बीएड के एग्जाम होंगे। तुम हिसाब लगा लो कि जून तक तो इनके एग्जाम चलेंगे, जुलाई के बाद तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो टेंशन मत लेना बीएससी बीएड वाले बच्चे, ओके। तो ये मेरा कहने का मोटिव था कि आप तैयारी करो, चाहे बीएड वाले बच्चे चाहे वो बीएससी वाले बच्चे हैं, आप तीनों यूनिटें तैयार कर लो, 3 यूनिटें किसी भी सब्जेक्ट की तैयार कर लो प्रॉपरली, ईमानदारी से, तो आपका बेनिफिट होगा। एक चीज मैंने और सोची आपके लिए कि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें मैं वही टॉपिक करवाऊंगा जो एग्जाम में पक्का मिलेगा, आपको आता है एग्जाम के अंदर, ये गारंटी देता हूं मैं। तो वही टॉपिक मैं करवाने वाला हूं, है ना। ये हम एनर्जी वाला टॉपिक कंप्लीट कर ले, इसके लिए एक लेक्चर आपको और लगाना पड़ेगा। आज भी हम काफी इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर आणविक कक्षक सिद्धांत के अंदर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी को। हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन के द्वारा। कुछ थोड़ी सी इसमें पोर्शन क्रैविंग भी आता है, थोड़ा सा पोर्शन इसमें बोरिंग भी आता है। हमने लास्ट 8 नंबर इक्वेशन पे आ गए थे। अब 8 नंबर इक्वेशन का क्या करना है, इसको इस पे कैसे सिंप्लीफाई करना है आपने। इसमें हमें एक कंडीशन लगानी है।
इनकी जो कंडीशन लगेगी ना वो इसको मिनिमम एनर्जी की तरफ ले जाएगा, यानी मिनिमम एनर्जी की फॉर्म में लेकर के आना है। तो हम यहां क्या कहेंगे कि हम वेरिएशन थ्योरम का यूज करेंगे। वेरिएशन थ्योरम क्या होती है? वेरिएशन थ्योरम को आपको मैथ वाले बच्चे जो जानते होंगे, वेरिएशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा ना वो मिनिमम इलेक्ट्रॉन मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में ही सरवाइव करना चाहेगा। देखो बच्चों, अब इस इक्वेशन को हमने एक कंडीशन लगानी है कि अकॉर्डिंग टू वेरिएशन थ्योरी क्या कहती है, कोई भी जो इलेक्ट्रॉन ना वो रहना कहां सर्वाइव करता है, कहां रहना पसंद करता है, जो मिनिमम एनर्जी वाला ऑर्बिटल हो, क्योंकि मिनिमम एनर्जी वाला ही केमिस्ट्री के अंदर मोर स्टेबल माना जाता है ना। तो मिनिमम एनर्जी की कंडीशन को फॉलो करवाएं कैसे, किसके थ्रू करवाएं? वो वेरिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग बात बोली जाती है। वो बात क्या बोलते हैं कि अगर आप C1 का डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? C1 की रिस्पेक्ट में, तो del E C1 की रिस्पेक्ट में अगर मैं एनर्जी के साथ इसका डिफरेंशियल करूं तो इसका 0 आता है। अगर मैं दूसरे वाले मिक्सिंग कोफिशिएंट C1 और C2 का कर रहा हूं, मैं C1 और C2 मिश्रित गुणांकों का, है ना, इसकी रिस्पेक्ट में, मिश्रित गुणांकों की रिस्पेक्ट में, C1 C2 की रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं वेरिएशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो इसकी वैल्यू 0 आती है। और जिसकी वैल्यू मैं पुटअप करूंगा इसके अंदर, ये C2 के रिस्पेक्ट में भी इसकी वैल्यू क्या है? 0 आएगी, तो 0 होगी। ये दोनों कंडीशन हमने फॉलो करवानी, क्योंकि हमें मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करनी है। हम एक्चुअल में कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में C1 की रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं तो del E अपॉन del C1 इज इक्वल टू 0 आता है। मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूंगा। अगर C2 की रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशियल करूं, C2 के सापेक्ष में अवकलन करूं, तो del E अपॉन del E2 की वैल्यू 0 आती है। इस वैल्यू को हम पुटअप करेंगे। जब इस तरह की इक्वेशन होती है तो इसका डिफरेंशियल जो होता है ना, इस तरह की जो इक्वेशन होती है, इस तरह की इक्वेशन का डिफरेंशियल UYV मेथड के द्वारा किया जाता है, UYV विधि के द्वारा किया जाता है। ये UYV मेथड क्या होता है ये मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं, इसको मैं यहां डिटेल में नहीं करवाऊंगा। मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल करके, डायरेक्ट अवकलन करके आपको इक्वेशन दे दूंगा कि जो आपको याद करनी है। तो UYV मेथड के द्वारा डिफरेंशियल किया जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे जो दो वेरिएबल है U और V, इसके रिस्पेक्ट में ना करके, मतलब जो आएगा ना वो ऑटोमेटिकली मैं तुम्हें ले दूंगा। अगर मैं UYV के रिस्पेक्ट आधार पर डिफरेंशियल करने लग गया ना तो बहुत टाइम लग जाएगा और काफी लेंथी हो जाएगा, जो आपके काम का नहीं है, जो हम MSc में करवाते होते हैं। तो हमें सिंपल सी बात है, हमें डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है। तो अगर मैं किसके रिस्पेक्ट में करता हूं? C1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करवाता हूं, तो उसकी वैल्यू क्या आती है? del E अपॉन del C1 इज इक्वल टू 2C1 HAA माइनस E, ये अब डायरेक्ट याद रखना है बच्चों आपको, प्लस 2C2। 8 नंबर इक्वेशन के बाद आज शुरू कर रहे हैं यहां से 2C2 HAB माइनस ESAB, है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा? अपॉन में C1 की स्क्वायर C2 की स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB। इसको दे दो बच्चों इक्वेशन नंबर 9 और इसकी वैल्यू क्या बनेगी? ये आपने कर लिया, है ना। अब ऐसे ही दूसरे वाले का करेंगे, del E अपॉन del C2 इज इक्वल टू 2C1 HAB माइनस ESAB प्लस 2C2 ब्रैकेट क्लोज HBB माइनस E और अपॉन में C1 की स्क्वायर C2 की स्क्वायर प्लस 2C1 एंड 2C2 SAB। ये वैल्यू आ गई, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 10। तो ये हमने वैल्यू लिख ली और इसकी जो वैल्यू आएगी ना, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? इसकी वैल्यू जो बच्चों आएगी वो 0 के इक्वल आएगी। किसके इक्वल आएगी? ये वैल्यू किसके इक्वल आ रही है बच्चों? 0 के इक्वल आ रही है। लिख लो बच्चों, ये वैल्यू दोनों की दोनों 0 के इक्वल है ना। यहां तक हमने काम कर लिया, हमने UYV मेथड के द्वारा इंटीग्रेशन लगा लिया वेरिएशन थ्योरम के अकॉर्डिंग, है ना।
तो अब क्या हुआ कि आपको ये बात पता है कि जीरो लगाया है तो इसका मतलब नीचे की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर मैं नीचे की वैल्यू जीरो हो जाए ये वाली सारी सारी, तो इसका मतलब ये वैल्यू सारा जो आंसर आएगा वो इंफिनाइट में आएगा। इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, या तो वैल्यू ऊपर वाली जीरो होगी या नीचे वाली वैल्यू को हम मल्टीपल में ले जा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता है जैसे मैं बोलता हूं कि a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि b की वैल्यू तो श्योरली जीरो नहीं होगी। हाँ, a की वैल्यू जीरो हो सकती है अगर इसको जीरो के इक्वल लेके आना है, जीरो के इक्वल लेके आना है। या मैं ये कर सकता हूं कि b को जीरो के मल्टीपल में ले जा सकता हूं, a इज इक्वल टू बी इंटू जीरो। तो b इंटू जीरो, किसी को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगी वैल्यू, जीरो आएगी, तो a इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। उसी तरीके से नीचे वाली इक्वेशन को मैं उधर ले जाने पर उस साइड ले जाने पर जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तब उसकी वैल्यू क्या होगी वो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों आगे, इसको और सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं, यानी इक्वेशन नंबर 9 को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन वहां ले जाऊं, 2c1 HAA माइनस E प्लस 2c2 HAB माइनस SAB इजिकल टू जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। किसको मल्टीप्लाई किया मैंने मल्टीप्लाई किया C1 की स्क्वायर, ऐसे इसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, C2 की स्क्वायर एंड प्लस 2C1 एंड C2 SAB, इसको मल्टीप्लाई किया तो सारी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, जीरो आ जाएगी। तो सिंपल सी इक्वेशन लिख दो, 2C1 HAA माइनस E प्लस 2C2 HAB माइनस ESAB इज इक्वल टू जीरो, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 11। उसी तरीके से बच्चों अपने इसको भी जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां ले जाएंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, वो लिखने जा रहा हूं, साथ साथ आप नोट करते जाओ बच्चों। और आपको आने वाले टाइम में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करवाने वाला हूं जो कि एग्जाम में पक्का मिलती है, और इवन 5 ईयर्स ओल्ड भी आपको दूंगा नोट्स, मैंने देने भी स्टार्ट कर दिए बच्चों को, और दे दूंगा, चिंता मत करना बच्चों। और बच्चों एनी वन टॉपिक आपको रिक्वायर्ड है, आपको लगता है तो आप मुझसे डायरेक्ट मांगे, आपको नंबर दिया हुआ है, और कोई दिक्कत नहीं, आपको टॉपिक के नोट्स हाथों हाथ मिलेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम चाहे वो हिंदी मीडियम है। अब मैं दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 2C1 HAB माइनस ESAB प्लस 2C2 एंड इसको और सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं, HBB माइनस E दैट इज इक्वल टू जीरो। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 12। बच्चों ये आई बात है ना। अब इस 11 और 12 क्वेश्चन में क्या इक्वल है, क्या चीज आप कर सकते हो, उसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको अंदर मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, इसके अंदर मैं 2 को कॉमन ले लूंगा, तो कॉमन लेने पर 11th एंड 12th क्वेश्चन में 2 को कॉमन लेने पर क्या आएगा वो लिखने जा रहा हूं बच्चों मैं। अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो वैल्यू क्या आएगी, C1 11th इक्वेशन को अगर देखूं मैं तो क्या वैल्यू निकल के आती है, C1 HAA माइनस E प्लस C2 HBB माइनस HAB माइनस ESAB इज इक्वल टू जीरो। इसको दे रहे क्वेश्चन नंबर इज इक्वल टू जीरो आ गया बच्चों, ठीक है, ये हमने किया, इक्वेशन नंबर नहीं देते इसको, ये आ गया इज इक्वल टू जीरो। बच्चों यहां तक बात समझ में, हम सिंप्लीफाई करते हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे, आपको याद रखना सिर्फ सिंपल सी बात। अब 2 यहां पर मल्टीप्लाई में है, 2 को मैं यहां ले जाऊंगा, अगर मैं 2 को यहां ले जाऊं तो क्वेश्चन क्या निकल के आती है, C1 HAA माइनस E प्लस C2 एंड C2 HAB माइनस ESAB जीरो के अपॉन में लेगा 2, किसी को भी जीरो को किसी से भी डिवाइड कर दो उसकी वैल्यू जीरो आती है, तो इसकी वैल्यू जीरो ही रखी है हमने, तो ये इक्वेशन निकल के आगे। सिंप्लीफाई करके इसको नंबर दे दो बच्चों, इक्वेशन नंबर 13 दे दो। चलते हैं आगे, यहां तो बात समझ में आई बच्चों। ऐसे ही मैं सेकंड इक्वेशन जो 12th नंबर इक्वेशन थी उसके साथ भी यही करूंगा, 2 को यहां ले जाऊंगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, निकल के आएगी, वो मैं लिखने जा रहा हूं बच्चों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। तो उसको दे देंगे अपने इक्वेशन नंबर C1 HAB
मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 0 को 2 से डिवाइड कर दिया, वही सेम इस तरह से किया मैंने। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, HAB माइनस ESAB प्लस C2HBB माइनस E दैट इज इक्वल टू 0। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 14, है ना। अब इसको और कैसे सिंप्लीफाई करें, ये दोनों इक्वेशंस को और कैसे सिंप्लीफाई करें, मैं तुम्हें वो तरीका तुम्हें बताने जा रहा हूं। वो क्वेश्चन मैंने क्या लिखी, पहले मैं तुम्हें इक्वेशन लिखता हूं C1। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों इक्वेशन को लिखना जरूरी है। 13 नंबर इक्वेशन और 14 नंबर इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने जा रहा हूं बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। अब इस पे हम क्या लगाएंगे, मैट्रिक्स लगाएंगे। HAA माइनस E प्लस C2HAB माइनस ESAB, ये वैल्यू क्या आ गई थी हमारी, 0 आ गई थी। इसको दिया हमने क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया था। ऐसे ही 14 नंबर क्वेश्चन क्या आई थी, C1HAB माइनस ESAB प्लस C2HBB माइनस E, इसको हमने 0 के इक्वल कर दिया था और क्वेश्चन नंबर क्या आ गई थी, 14 आ गई थी। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको सिंप्लीफाई और सिंप्लीफाई कर सके इसको। तो वो कैसे करने जा रहे हैं, वो करते हैं बच्चों। सिंपल सी मैट्रिक्स बन जाएगी, है ना। मैट्रिक्स बनाने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से आप मैट्रिक्स बनाएंगे और इसमें क्या होगा कि जितने इसमें वेरिएबल्स होंगे उतने इसमें क्या बन जाएंगे, इसमें कॉलम और रोज बन जाएंगे। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1 और 2 वेरिएबल्स हैं, 1 और 2 वेरिएबल्स हैं। अगर 3 होते तो 3 बनती। उसी तरीके से मैं लिखने जा रहा हूं इसको, HAA ये अपने माइनस E, ये बन गया इसका क्या बन गया बच्चों, इसका फर्स्ट कॉलम बन गया, ये इसकी फर्स्ट कॉलम बन गया, है ना। ये इसका क्या बन गया, फर्स्ट कॉलम बन गया। तो HAA माइनस E, उसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 का बन जाएगा HAB माइनस ESAB। उसी तरीके से अपने किसका बनाएंगे, HAB माइनस ESAB अपॉन में HBB एंड माइनस E। तो इस तरीके से इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। ये बन गई इसकी रोज, इसकी बन गई कॉलम। तो 2 बाई 2 यानी 2 कॉलम बन गए और 2 रो बन गई, 2 पंक्तियां बन गई, उसके 2 कॉलम बन गए, है ना। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो C1 और C2 जो है ना, C1 और C2 दोनों के दोनों मिश्रित कॉफिशिएंट है, उसकी वैल्यू को हम यहां लिख लेंगे और इसके रिस्पेक्ट में हमने क्या बना दी, इसकी मैट्रिक्स बना दी। इस तरीके से हम इसको ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि इसको सिंप्लीफाई करना होता है। इस तरीके से हम मैट्रिक्स बनाते हैं और जिसकी वैल्यू टोटल वैल्यू 0 के इक्वल है। टोटल वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो C1 और C2 के एक प्रकार के कॉफिशिएंट है, मिश्रित गुणांक है। मैट्रिक्स हमें 2 बाई 2 की मिल गई, जिसमें वेरिएबल्स होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, कॉलम और रोज बनती हैं। हमारे फर्स्ट शेल के अंदर C1, ये C1 की वैल्यू हमने पुटअप की और सेकंड सेल के अंदर हमने C2 की वैल्यू को पुटअप किया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सेल, ये हमारा हो गया सेकंड सेल, है ना। इस तरीके से तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन कहलाती है और मैट्रिक्स इक्वेशन का यूज एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने में किया जाता है। बच्चों तुम्हें एक बात मैं और बता दूं कि C1 और C2 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि एक प्रकार का ये मिश्रित कॉफिशिएंट है और मिश्रित कॉफिशिएंट की वैल्यू अगर 0 होगी ना तो इसका मतलब वेव फंक्शन की वैल्यू भी 0, क्योंकि ये मिश्रित कॉफिशिएंट वेव फंक्शन का मल्टीपल तो होता है। तो इसका मतलब C1 और C2 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी HAA माइनस E, HAB माइनस E and HAB minus ESAB HBB माइनस E, यही रहेगी, इसकी ही वैल्यू 0 रहेगी। C1 और C2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब इसका यूज हम एनर्जी को कैलकुलेट करने में निकाल सकते हैं। इसको आप मल्टीपल करो आपस में तो हमारे एनर्जी की वैल्यू आ जाती होती है। वो कैसे आती है उसको आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, वो अपने करेंगे कल के लेक्चर में।
ताकि आराम से आपको एक चीज क्लियर हो। साथ के साथ लिखते जाओ बच्चों, ये हम क्या कर रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या था, एनर्जी को कैलकुलेट करना। बार बार इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लास्टली एक ऐसा फॉर्मूला आएगा जो आपको याद रखना है, वो आने वाला है, वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। 3 लेक्चर के अंदर मैंने एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी बता दी आपको। तो इतना यहां तक काम करो, आगे करते हैं कल अपने। उसके बाद मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपको पक्का एग्जाम के अंदर मिलती होती है। बच्चों यहां तक समझ में आया, जल्दी बोलो फटाफट। इसको बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार इसको आप बैक भी कर सकते हो, वीडियो लेक्चर का ये फायदा होता है। और बच्चों एक बात और मैं बता दूं, बीएससी बीएड की टीचिंग पैडागोजी मैं स्टार्ट करवा चुका हूं, ये करवाने वाली है, तो वो चिंता मत करना, वो भी करेंगे अपने जूम पे करेंगे। ओके बच्चों, बाय बच्चों, थैंक यू। इतना यहां तक काम करो, फिर कल तुम्हें और करवाता हूं इस तरीके से। इसके बाद मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी तुम्हें स्टार्ट करवाऊंगा। ओके बच्चों।